गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेल, दिस इज़ द ओल्ड वर्जन। जैसे हम पहले आपको वीडियो भेजते थे, आज वैसे ही फिर एक बार भेज रहे हैं। इसमें यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। कुछ आप में से कुछ लोगों का शिकायत था कि लास्ट जो टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ आ गया, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझ नहीं आया है। तो हम इस क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता था दैट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी यदि हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम के अंदर उसके रेशियो को नोट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सिमिलरली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन्हीं भी दो माध्यमों के बीच का रेशियो। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम वन टू अनदर मीडियम टू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1 is written as 1 and 2 and is called relative refractive index। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to 1 that is refractive index with respect to 2 to 1। तो फॉर्मूला हो जाएगा n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू, और आप फॉर्मूला जानते हैं तो ये क्या हो गया कि n2 दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम दैट इज इक्वल टू c अपॉन v2। c अपॉन v2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, और मीडियम 2 क्योंकि यहाँ पर n2 लिया है हमने, और दैट इज़ n1 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दोनों में सिमिलर है, तो आ जाएगा आपका v1 अपॉन v2। क्लियर? ठीक है जी। तो ये आ गया आपका v1 अपॉन v2। तो 1 and 2 यानी ये फार्मूला हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज़, अब यहाँ पर क्या निकाला हमने, ऊपर जो निकाला है ये कैलकुलेट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 दैट इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 दैट इज़ c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2। तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ v2 अपॉन v1। ये इक्वेशन फर्स्ट थी ऊपर वाली, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1 n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1। दोनों से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, v2 से v2 कैंसिल आउट हो जाएगा और v1 से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो माध्यमों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। द प्रोडक्ट, इसको हम यदि डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 1 and 2 to 2 and 1 इज इक्वल टू 1। और वी कैन राइट इट एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, वी कैन नोट डाउन, ये तो हो गया भाई, 1 and 2 इज इक्वल टू 1 and 2 is equal to 1 upon 2 and 1। Clear? Now laws of refraction of light. In general there are the two laws of refraction of light. First one is the incident ray, refracted ray and the normal to the interface of two media at the point of incidence all in the same plane। ठीक है जी।
ये सिमिलर है बिल्कुल, जैसा आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ऐसा ही है, बट here is a difference in the second law. The product of refractive index and the sine of angle of incidence at a point in a medium is constant and sin I is equal to constant. याद आएगा. It means for two media in contact n1 sin I 1 is equal to n2 sin I2. तो I1 क्या है? I1 is the angle of incidence and I2 is the एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो क्या हो जाएगा वैल्यू n साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर. यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 और दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. इज दैट क्लियर? ठीक है जी. उसके बाद क्या आता है आपका next, the ratio of sine of the angle, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the pair of media in contact 1 and 2, and this relationship was discovered by Snell experimentally in 1621 and is also called as Snell's law of रिफ्रैक्शन. इस सेकेंड लॉ को बहुत इम्पोर्टेंट है, स्नेल्स लॉ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है जी. तो स्नेल्स ने इसको चूँकि डिस्कवर किया था इसलिए इस लॉ को साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस लॉ को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. आगे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र करती है. तो फर्स्ट वन इज़ व्हेन लाइट, पहला नियम है इसका, दीज आर द बेसिकली लॉज. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल एट. ठीक है जी. ये यहाँ फिगर दिया कि देखो ये ए कहाँ इंटरफेस के ऊपर आकर के यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आकर टकराती है और ये नॉर्मल की तरफ क्या कर जाती है? बैंड कर जाती है. तो पहला नियम है ये, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. अभी वो ऊपर है रेयर मीडियम और नीचे है डेंसर मीडियम. रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर ये पास करती है तो कहाँ की तरफ आ जाती है? ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाती है. नाउ सेकंड इज़ व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ये आपका नॉर्मल हो गया. जब ये लाइट क्या करती है? इस पॉइंट के ऊपर आकर टकराती है और मीडियम क्या होता है? डेंसर से रेयर मीडियम होता है, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर चली जाती है. इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो दीज आर द बेसिकली टू लॉज, कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट क्रॉस करती है तो वो अभिलंब की तरफ आती है, नॉर्मल की तरफ झुकती है. लेकिन जब ये डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है. दीज आर द बेसिकली लॉज. नाउ शुरू में किसी ने ये पूछा भी था कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्यों नहीं हुआ है. तो नाउ अभी आपका जो टॉपिक है वो यही है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब. लेट्स सी कि एक कांच का टुकड़ा है हमारे पास, ये दैट इज़ KLMN. क्लियर? KLMN इज़ द ए ग्लास स्लैब. ये किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है और रेक्टेंगुलर है शेप के अंदर. अब जैसे ही यहाँ क्या मीडियम है? ऊपर जो मीडियम है दैट इज़ एयर, ये एयर मीडियम है और अंदर की तरफ क्या है? ग्लास में मीडियम है. फिर यहाँ ग्लास मीडियम हो जाएगा और बाहर एयर मीडियम हो जाएगा. तो जब कोई एक AB रे एक ग्लास स्लैब के किसके ऊपर पॉइंट, ये जो पॉइंट है B1 दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर गिरती है, इसके ऊपर स्ट्राइक आउट करती है और ये क्या KL, ये इसका इंटरफेस है. ठीक है. इसके ऊपर एक पॉइंट है B1 जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. तो जब ये इसके ऊपर गिरती है तो जो यहाँ पर जो पहला वाला नियम अभी हमने आपको बताया वो फॉलो होगा कि व्हेन ए रे पासिंग थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल की तरफ झुकती है और फिर ये स्ट्राइक आउट करती है कहाँ पर? C पॉइंट के ऊपर. और अब ये कहाँ निकल रही है? it passes from denser to rarer medium, then it away from the
नॉर्मल। बस यहाँ पर ये दो जो प्रिंसिपल थे वही दोनों यहाँ ग्लास स्लैब के ऊपर यहाँ फॉलो लगने हैं और स्नेल्स का लॉ काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन I1 अपॉन साइन R1 यानी NG अपॉन NA। I1 क्या हो गया, दैट इज़ I1 यानी जो एंगल बनेगा किसके बीच में, इस सरफेस के बीच में बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो इस सरफेस के बीच में बनेगा, तो NG अपॉन NA। ये वैल्यू आ जाती है किसके द्वारा, हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ यानी जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का वो अप्लाई किया। इसके बाद आगे चलते हैं। देन एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर ऑन द बाउंड्री MN ऑफ ग्लास स्लैब लाइट इज़ लीविंग ग्लास स्लैब एंड एंट्रिंग इनटू एयर। यानी दूसरे वाले जो पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके ऊपर सी जो है दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके ऊपर ये क्या करती है, रे स्ट्राइक आउट करती है और ग्लास से एयर के अंदर बाहर चली जाती है। तो यहाँ भी देयरफॉर सेकंड रिफ्रैक्शन अकर्स एट सी, यानी जो दूसरा रिफ्रैक्शन होता है वो सी पॉइंट के ऊपर होगा एंड द रे इमर्जेस अलोंग CD। CD इज़ द इमर्जेंट रे आफ्टर सफरिंग 2 refractions on passing through a rectangular glass slab. For second refraction at C, BC serves as the incident ray। ये जो BC है फिगर के अंदर ये इंसिडेंट रे की भांति काम करता है और एंगल N2CB that is called angle of incidence in glass। Now angle DCN2 dash is equal to DCN2 dash is equal to angle of emergence in C in the figure which is angle of refraction in air। यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन R2 अपॉन साइन E दैट इज इक्वल टू NA अपॉन NG, NA अपॉन NG। सो साइन E अपॉन साइन R2 दैट इज कॉल्ड NG अपॉन NA। ये सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर देंगे तो आपका आ जाएगा साइन E अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। और चूँकि R1 और R2 ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं इसलिए बराबर होंगे। चेक इन द फिगर। सो साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2, साइन R1 R2 के बराबर होगा, इसलिए यू कैन से दैट साइन E इज इक्वल टू साइन E1 और E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एंगल I। यानी इमर्जेंट रे इज जस्ट इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल, emergent angle। E is the emergent angle that is equal to the angle 1। Now we can say light emerges from rectangular glass slab in a direction parallel to that in which it entered the glass slab। ठीक है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बनती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इमर्जेंट रे जो होती है वो हल्का स्लाइटली शिफ्ट कर जाती है किधर की तरफ, जो जिधर ओरिजिनल इंसिडेंट रे पास आउट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द इमर्जेंट रे इज शिफ्टेड साइडवेज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। यहाँ तक यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है कि जो आप बोर्ड पर वीडियो में आप समझा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। बेटा इतना तो क्लियर वॉइस है, सब कुछ क्लियर होते हुए भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आप डिमांड करते हैं कि हमें नोट्स भेजिए, तो इसलिए मैंने ये आपको इस बार नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं। बेसिकली अब आपकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और बुक आपके पास अवेलेबल है, इतना तो सब उसमें भी दिया हुआ है, बस सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात रहती है। सो एक्सप्लेनेशन में यदि आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट जो अपना फिजिक्स में टॉपिक रहेगा दैट इज़ स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, और मे बी कि 1 या 2 वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे तो आपका लाइट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम पहले ही करा चुके हैं, अभी आपका रिफ्रैक्शन चल रहा है, तो रिफ्रैक्शन को भी हम आपको 1 या 2 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।